बिल्कुल स्लम एरिया हुआ करता था, वहाँ पर झुग्गी बस्ती थी, तो वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। और मेरे फादर पढ़े लिखे नहीं थे और मदर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब रहती थी, जब मैं छोटा था तभी से ही, और वो हमेशा बीमार रहती थी, जिसकी वजह से मेरे पिताजी वैसे तो बीएसईएस में थे, लेकिन क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब रहती थी तो वो ड्यूटी रेगुलर नहीं जा पाते थे, तो उस समय जो वहाँ पर ठेकेदार थे, जो अटेंडेंस लगाते थे, उनसे कुछ सेटिंग कर रखा था, उन्होंने बात कर रखी थी कि उन्हें भी घर की कंडीशन पता थी, तो उन्होंने ये बोला हुआ था कि ठीक है आप ड्यूटी मत आया करो, बट आधी सैलरी आपकी और आधी मेरी। तो वो आधी सैलरी ही फिर उन्हें मिलती थी और उस आधी सैलरी में फिर घर का गुजारा चला पाना, आप सोच सकते हैं कि कितनी मतलब एक कैसी सिचुएशन बन जाती होगी। लेकिन महीने की जो 20 तारीख भी ना बड़ी मुश्किल से आती थी और वो पैसे खत्म हो जाया करते थे और स्टार्टिंग का जो स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा खराब थी। फिर मैं छोटा था तो पापा पड़ोसियों के पास भेज देते थे कि जाके ताऊ जी से बोल देना कि पापा ने बोला है 500 रुपए दे दो, सैलरी मिलेगी तब दे देंगे। तो मैं भी चला जाता था और वहाँ से माँग करके ले आता था। फिर उस हमारा आगे का महीने का गुज़ारा चलता था इस प्रकार से, और जो पैसे होते थे वो मम्मी के इलाज में ज़्यादातर खर्च हो जाया करते थे। और पढ़ने-लिखने का अगर बात करूँ तो मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। पढ़ने-लिखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पढ़ना-लिखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, तो दिन भर जब भी टाइम मिलता था घर के पास 2 ग्राउंड होते हैं, आपने देखा होगा कॉलोनियों में छोटे-छोटे जो पार्क वगैरह बने होते हैं, वहीं पर हम लोग ईंट-पत्थर रख कर के विकेट बनाकर या फिर दीवार के ऊपर लाइन खींचकर पत्थर से, ऐसे करके हम कहाँ क्रिकेट जो हम खेलते थे, शेयरिंग करके बॉल मँगाते थे। कई बार ऐसा होता था कि बॉल खो जाता था और शेयरिंग के लिए फिर हमारे पास पैसे नहीं होते थे, या वो रबड़ का बॉल होता था, फट जाता था, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इस प्रकार से सर लाइफ चल रही थी दोस्तों, और घर में पैसे नहीं है, फंड नहीं है, खेलने का शौक है, पढ़ने-लिखने का मन नहीं करता। एक दिन मैं लगभग 12-13 साल का था उस समय, मुझे जहाँ तक याद है, छठी या 7वीं क्लास में था मैं, और एक दिन जब मैं स्कूल से घर आया, तो स्थिति बड़ी ही मतलब भयानक सी थी घर पर, और ऐसी सिचुएशन ये मान लीजिए एक 12-13 साल के बच्चे के लिए बड़ी ही डरावनी हो सकती है, क्योंकि जब मैं घर आया तो मेरी माताजी का देहांत हो चुका था। घर पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, पता चला तो फिर मुझे पता चला कि हाँ, मम्मी नहीं रहीं। और उस समय वो एक ऐसी स्थिति थी दोस्तों कि किसी भी 12-13 साल के बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा दुःख वाला पल या मतलब ऐसा कुछ मतलब नहीं हो सकता। तो ख़ैर, लाइफ एक साइकिल की तरह है, अगर आप चलाते रहेंगे तो ही आगे बढ़ पाएँगे, और वो चलती रही फिर आगे, जैसे-तैसे फिर आगे हमने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। फादर और मैं ही घर में थे उसके बाद, और क्योंकि मेरे कोई भाई और बहन नहीं थे, मेरे पिताजी भी अकेले थे, उनके भी भाई और बहन नहीं थे कोई। तो फादर और मैं ही थे, फिर धीरे-धीरे घर का काम मेरे को ही करना होता था, पापा ने मुझे भी सिखाया था। तो उसके बाद ये था कि पापा जब ड्यूटी जाते थे तो सुबह खाना बना के चले गए, दोपहर को फिर मुझे ही स्कूल जाना होता था, तो वहाँ से आके स्कूल चला गया, शाम को आके फिर मैं खाना बनाना, घर का काम करना, जो भी घर में काम होते हैं, झाड़ू, बर्तन, पोछा वगैरह सब मैं भी करता था। तो इस प्रकार से दोस्तों पढ़ाई चलती रही, पढ़ने में लिखने में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मार्क्स 33% से इसके भी ज़्यादा नहीं आए। ऑलवेज़ अच्छे मार्क्स ही आते थे। मैथ में मैं कभी भी पास नहीं हुआ, हमेशा मेरी कंपार्टमेंट आती रही है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो जब मैं छठी क्लास में आया था तब इंग्लिश स्टार्ट हुई थी, और जब मैं 8वीं में पहुँचा था तो इंग्लिश चली गई थी। यानी कि वो 8वीं के बाद मैंने छोड़ दिया था उसे, या शायद उसने मुझे छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से एजुकेशन रहा। उसके बाद एक जॉब मिला, मतलब पापा जी ने एक जॉब लगवा दी थी जो कि प्राइवेट जॉब मेरी लाइफ में आया, जहाँ पर मेरी पहली सैलरी थी 3000 रुपए। अंडरग्राउंड पावर केबल फॉल्ट लोकेशन का वहाँ पर काम था। आप लोग जानते होंगे जो भी शहरों में रहते हैं कि बिजली की जो केबल है, पावर केबल्स वो ज़मीन के अंदर-अंदर पावर हाउस से बिजली के खंभे तक जाती हैं। तो उन केबल्स में जब ज़मीन के अंदर फॉल्ट हो जाता था तो उसे ढूँढ कर फॉल्ट बताने का काम मुझे वहाँ पर मिला था। ख़ैर वो कंपनी की मशीन होती थी, टेक्नो इंस्ट्रूमेंटेशन करके कंपनी है शाहदरा में दिल्ली में। उन मशीनों के द्वारा हम उस फॉल्ट को ढूँढ कर बता दिया करते थे। बट दोस्तों ज़मीन के अंदर होता था फॉल्ट, और वो कई बार किलोमीटर, 2 किलोमीटर लंबी केबलों में ढूँढना होता था। कई बार वो जाते ही 5 मिनट में मिल जाता था, कई बार बहुत देर में भी नहीं मिलता था। कुछ चीज़ें थी जॉब में जो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती थी, क्योंकि सभी लोग सुबह जब मिलते थे तो एक-दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते थे, नमस्ते, राम-राम, सलाम बोलते थे, बट पीठ पीछे सब एक-दूसरे की बुराई किया करते थे।
इसके अलावा 9 बजे अगर हम ड्यूटी पहुंच गए तो ठीक है, 9 बजे से लेट हो गए तो हमारी सैलरी आधी कटेगी, हमें डांट भी पड़ेगी। बट शाम को छुट्टी का टाइम जब 5 बजे उसकी जगह 7 बज गए, 8 बज गए, रात को रुकना भी पड़ा तो उसके बदले हमें एक्स्ट्रा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। संडे की छुट्टी रहती थी, बट संडे को बुला लिया तो कुछ भी एक्स्ट्रा इनकम मतलब ओवर टाइम ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था। बट अपनी जरूरत की वजह से बाई चांस हमने छुट्टी करी तो सैलरी कटती थी। तो ये जो वहाँ का कल्चर था, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बट मैं जॉब नहीं छोड़ सकता था क्योंकि फादर ने जॉब लगवाई थी, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता था। तो इसलिए मैं जॉब में टिका रहा, साथ में मैं कंप्यूटर कोर्स भी कर रहा था। इसके अलावा तब एक दिन जब मैं ड्यूटी पर गया हुआ था, घर पर नहीं था, या शायद मैं क्रिकेट खेल रहा था, मुझे याद नहीं है। मेरे घर पर मेरे एक मित्र आए और उन्होंने पापा को ये बोला कि अगर करण आएगा तो मेरे घर पर भेज देना, मेरे को उससे काम है। तो फिर मैं अपने दोस्त के जब घर पर गया साइकिल के द्वारा, क्योंकि उस समय हमारे घर पर साइकिल ही हुआ करती थी, पापा की साइकिल जो ड्यूटी वाली थी, उसे लेकर के मैं घर पर गया उनके। और उन्होंने वहां पर जिंदगी में पहली बार मेरे सामने वो गोले गोले बनाए, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे प्लान दिखाया। दोस्तों उस प्लान को देखने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने को कुछ बातें समझ में आई जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि यार इस तरह का भी बिजनेस होता है। यानी कि अगर हम सिर्फ दुकान बदल लें और सामान वहां की बजाय यहाँ से लेने लगेंगे और इसके बारे में लोगों से बात करेंगे तो पैसे कमा सकते हैं, वो भी लाखों रुपए। तो यार ये तो बड़ा कमाल का बिजनेस है, बहुत अच्छा। और ये जो बंदा बता रहा है ये तो बहुत समझदार है, स्कूल में मेरे साथ पढ़ा है, बचपन से मैं जानता हूँ, बहुत समझदार है और बहुत ही अच्छा है। अगर इसे इसने ये डिसीजन लिया है तो ये बहुत अच्छा होगा। और मैं तो इतने सारे लोग मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं, इतने सारे लोग मुझे जानते हैं, मैं तो जिसे बताऊंगा वही ज्वाइन कर लेगा। इस तरह की फीलिंग मुझे उस प्लान को सुनकर के आई और उस प्रेजेंटेशन को सुनकर के आई, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं अपने दोस्त को बोला कि भाई मेरे पास पैसे अभी नहीं है, अगले महीने सैलरी मिलेगी तब ज्वाइन करूंगा। उसने बोला कितने पैसे? मैंने कहा 500 रुपए है। तो उसने कहा ठीक है, बाकी मैं दे रहा हूँ, अगले महीने जब आएगी सैलरी तो आप मुझे वापस कर देना। मैंने ठीक है। तो इस प्रकार से मेरी ज्वाइनिंग हुई, नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी इस तरह से एंट्री हुई। ये वेस्टिज से पहले एक कंपनी थी, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों साथ के साथ मैं आपको यहाँ पर मतलब अपनी स्टोरी के साथ साथ ही जो लर्निंग्स हैं वो भी शेयर कर रहा हूँ कि अब मेरे दोस्त ने मुझे प्लान इतना अच्छे से बताया था कि मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे सुनकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। क्या आप भी इस तरह से प्लान दिखाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सुनते ही एकदम रेडी हो जाए? तो ये आपको हमें समझना है कि जब हम प्लान दिखाएं तो उसके अंदर इतना एक्साइटमेंट और इतना मतलब अच्छा वो नॉलेज होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि वो कर सकता है और ये बहुत आसान है। आज शाम को मेरे दोस्त ने मुझे प्लान दिखाया, अगले दिन मेरे को सुबह कंप्यूटर क्लास जाना था। मैं कंप्यूटर क्लास के बाद ऑफिस जाता था, ड्यूटी पे जाता था और मैंने बॉस से परमिशन ली हुई थी कि ठीक है तुम कंप्यूटर क्लास करके फिर आ जाया करना। आज शाम को मुझे प्लान दिखाया गया, अगले दिन मैं जब कंप्यूटर क्लास गया तो कंप्यूटर क्लास के बाद वहां जब मैं टीचर से बात हो रही थी तो कंप्यूटर वाले टीचर को मैंने बोला कि सर मैंने एक काम शुरू किया है और कुछ प्रोडक्ट खरीदे हैं और इसके बारे में बात करने से पैसे आएंगे। तो उन्होंने मेरी तरफ बड़े अजीब तरीके से देखा, अच्छा हाँ, फँस गया भाई, तू भी फँस गया, तू गया भाई, तेरा तो हो गया काम। मैंने कहा जी फँस गया? कैसे फँस गया? कह रहा है अरे भाई तुझे नहीं पता है ऐसे कंपनी वंपनी आजकल चल रही हैं और ये उल्लू बना के बहका लेती हैं और ऐसे ही ना फिर लोग बर्बाद हो जाते हैं। मैंने कहा सर लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, मैंने चाय की पत्ती पहले टाटा खरीदता था, अब ये खरीद ली, साबुन पहले डेटॉल लाता था, अब ये ले आया, पेस्ट पहले डाबरलाल दंत मंजन लाते थे, अब ये ले आया, इसको खरीद के मैं अपने घर पर ले आया और इसी के मैंने पैसे दिए हैं, मैं बर्बाद कैसे होऊंगा? तो वो बोले कि अबे भाई कंपनी भाग जाएगी। मैंने जी तो मेरा क्या ले जाएगी? तो उन्होंने बोला अरे यार तुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा सर मुझे तो कंप्यूटर भी समझ में नहीं आता था, आपने सिखाया तो समझ में आ गया ना, आप मेरे टीचर हो तो मुझे समझाओगे तो समझ में आ जाएगा, मैं छोड़ दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से कि मैं आज शाम को प्लान देख करके अगले दिन अपने टीचर से बात कर रहा हूँ और वो मुझे डिमोटिवेट नहीं कर पाए। बाद में उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया, जबकि ज्यादातर केस में आपके साथ क्या होता है, आज आपको अभी इस मीटिंग से सुना, बड़ा मोटिवेट हुए, घर गए और बंदे ने डिमोटिवेट कर दिया। लेकिन आप खुद भी तो अकल लगाइए कि हम सामान खरीदने से कैसे बर्बाद होंगे, कंपनी भाग भी गई तो हमारा क्या लेके जाएगी। ये बात मेरा टीचर मेरे को समझा नहीं पाए कंप्यूटर वाले, इसलिए मेरी वो कंपनी छुड़वा भी नहीं पाए। बाद में उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया था। इस प्रकार से उस कंपनी का सफर शुरू हुआ। मैंने अपने दोस्तों को बताया, जो जैसा कि मेरे को उम्मीद थी कि मैं जिसे बताऊंगा वही कर लेगा, तो मैंने दोस्तों को बताया बट उन्हें समझ में नहीं आया, उन्होंने मना कर दिया। रिश्तेदार मैं पहले ही बता चुका हूँ मेरे पास थे नहीं। पड़ोसियों को मैंने बताया, पड़ोसियों ने भी मना कर दिया क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं थे इस तरह के काम में। ये काम बिल्कुल नया था और ये मैं 2012 से यानी आई थिंक 2010 से भी पहले की बात आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों खैर सफर शुरू हुआ, उस दोस्त ने मेरे को मीटिंग में बुलाया, मैं मीटिंग में नहीं जा पाता था क्योंकि मेरी ड्यूटी इस तरह की थी, सुबह 9 बजे जाना है, शाम को छुट्टी कब होगी उसका पता नहीं रहता था। इस प्रकार से ये काम सिलसिला चलता रहा। बट मैं एक बार मुझे सेमिनार में जाने को मौका मिला
कभी कभी जब उस कंपनी के सेमिनार में जाता था तो वहां का माहौल इतना अच्छा होता था कि सब लोग खुश होते थे, एक दूसरे को गले मिलते थे, हाई फाइव देते थे और लाखों रुपए की बात करते थे, ग्रोथ की बात करते थे। तो वहां सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगता था वो माहौल। इस वजह से मेरा मन लगता था कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी है और ये काम जरूर करना है, जॉब रहे चाहे ना रहे। एक चीज और थी यहाँ पर कि जॉब को मैं पसंद नहीं करता था क्योंकि वहां पर सैलरी भी कम थी और इसके अलावा वहां का माहौल भी ठीक नहीं था, सब रोते रहते थे, एक दूसरे की बुराई करते रहते थे। पर नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग में आता था तो यहाँ सब खुश रहते थे, एक दूसरे की तारीफ करते थे, बड़ाई करते थे, इनकम बढ़ा के बताते थे, बहुत अच्छा लगता था। खैर, फिर क्या हुआ दोस्तों कि जो मेरा दोस्त था जो मुझे बिजनेस में लेकर के आया था, वो बहुत एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था। उसकी भी ड्यूटी, वो भी जॉब करता था और शिफ्टों में ड्यूटी रहती थी। सुबह 4 बजे ड्यूटी जाना रहता था तो वो रात को 12 बजे तक भी मीटिंग करता था। इतना ज्यादा उसके अंदर एनर्जी और इतना ज्यादा उसके अंदर एक्साइटमेंट था। बट यहाँ पर दोस्त एक गलती हो रही थी कि मेरे इस दोस्त ने ना ठीक से सीखा नहीं था और वो कर रहा था बहुत ज्यादा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जितनी वो मेहनत कर रहा था उस हिसाब से उसे रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो परिणाम ये हुआ कि उसने 2-3 महीने बाद इस बिजनेस को छोड़ दिया। जी हाँ, अब उसने बिजनेस को छोड़ दिया बट मैं जितनी मेहनत करता था उसके हिसाब से मुझे हर महीने 50 रुपए, 100 रुपए, 60 रुपए आ जाया करते थे। तो मुझे मोटिवेशन ये रहता था कि यार मैं इस काम के लिए तो कुछ कर ही नहीं पाता, लेकिन फिर भी सिर्फ सामान खरीदने की वजह से 50, 60, 100 रुपए भी आ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो माहौल क्योंकि मीटिंग्स का कभी-कभी जाने को मिलता था तो उसकी वजह से मैंने नहीं छोड़ा। मैंने अपने अपलाइन, जिन्होंने छोड़ दिया था उनके अपलाइन से बात करी। यहाँ पर भी होता है कि हम अपने अपलाइन से अपने लोगों को मिलवाते रहते हैं और मिलवाते रहना भी चाहिए। तो मैंने उनके अपलाइन से बात करी कि सर मैं काम करना चाहता हूँ बट उन्होंने छोड़ दिया है, तो क्या आप मुझे हेल्प करोगे? उन्होंने कहा हाँ, ठीक है बिल्कुल। अब आप लोग सोचिए कि यार डाउनलाइन आके बोल रहा है कि सर मुझे काम करना है। कोई भी वही व्यक्ति मना करेगा क्या? तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट करना शुरू किया, उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। अब देखिए 2-3-4 महीने बीते और उन्होंने भी बिज़नेस को छोड़ दिया क्योंकि पैसे उन्हें भी नहीं आ रहे थे। मेहनत वो भी करते थे। अब फिर वही बात, वो फिर छोड़ के चले गए। अब मैंने फिर उनसे भी एक ऊपर अपलाइन को संपर्क किया। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, हम साथ में काम कर सकते हैं, ज़रूर करेंगे करण। मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। वो मेरे साथ मेरे गाँव भी गए, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। तो लेकिन कुछ समय के बाद लगभग 6 से 8 महीने बीते, उन्होंने भी बिज़नेस को छोड़ दिया। ये मेरे तीसरे अपलाइन थे जिन्होंने बिज़नेस को छोड़ा था। अब दोस्तों एक चीज़ समझिए यहाँ पर, मेरा 1, 2, 3 अपलाइन बिज़नेस छोड़ के चले गए थे, तब भी मैंने बिज़नेस को नहीं छोड़ा था, जबकि मुझे बिज़नेस से पैसे भी उससे नहीं आते थे। अब आप सोच के देखिए, यहाँ पर कई बार हम ऐसी बातें करते हैं, सर मेरा ना डाउनलाइन कोई आ ही नहीं रहा मीटिंग में, तो मैं आके क्या करूँगा? हम डाउनलाइनों के या पड़ोसियों के छोड़ने से छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप समझिए मैंने अपलाइनों के छोड़ने से बिज़नेस को नहीं छोड़ा था। फिर उसके बाद एक दिन एक मीटिंग में मैं गया हुआ था, वो मेरे लिए बिल्कुल ही टर्निंग पॉइंट वाला डे मान लीजिए आप, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट वाला लाइफ चेंजिंग डे था। उस दिन मैं एक मीटिंग में, छतरपुर मंदिर में एक मीटिंग थी उस कंपनी की, मैं वहाँ पर गया हुआ था और वहाँ पर तब मेरी पहली बार फेस टू फेस, मतलब एक इस तरीके से जब ढंग से बात हो, हम सभी के मतलब मेरे और हमारी टीम के ग्रेट प्राइम मिनिस्टर धर्मेंद्र मान सर से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरे को पहले मैं मीटिंगों में दूर से ही उन्हें देखता था, जानता था, तो उन्होंने मेरे से बात की और मेरे को बोला कि मेरा फ़ोन नंबर है तुम्हारे पास? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा मेरा फ़ोन नंबर ले लो और मेरे से बाद में मिल लेना। क्योंकि वो जानते थे कि मेरे अप्लायंस बिज़नेस छोड़ के जा चुके हैं बट फिर भी मैं मीटिंग में आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना नंबर शेयर किया। मैंने शाम को उनको फ़ोन किया मीटिंग के बाद, अगले दिन मैं उनसे मिलने गया, उनके साथ सारी बातचीत करी। लेकिन मैं उस कंपनी का प्लान ऐसा था कि मैं उनकी वो बाइनरी मतलब 2 टीम वाला प्लान था और मैं ऐसी जगह पर था जहाँ पर वो मुझे चाह करके भी सिवाय नॉर्मल एजुकेशन के और कोई हेल्प नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार से फिर वहाँ पर रहा। अब दोस्तों इधर जॉब का छोटा-सा, इधर जॉब भी लगातार साथ में चल रही थी। लेकिन जॉब में भी मैं यहाँ पर मैं काफ़ी कुछ सीख चुका था। मेरी इस कंपनी के माहौल से मैं खुश नहीं रहता था बट वहाँ पर जो मेरे बॉस थे मिस्टर रवि गुप्ता और सुमन गुप्ता जी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। लोगों के साथ व्यवहार कैसा रखना है, लोगों से बात कैसे करनी है, टीम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब मैंने उनसे सीखा। कंप्यूटर के बारे में, गूगल के बारे में, दिल्ली के बहुत सारे या एनसीआर के बहुत सारे रास्तों के बारे में, ट्रैवलिंग करना, इस कंपनी से मैंने बहुत कुछ सीखा दोस्तों, जो मेरी लाइफ में बहुत अभी काम आ रहा है। लेकिन वहाँ पर एक काम ये हुआ था कि उस कंपनी में जितने भी काम होते थे मैंने वो सब कुछ करने सीख लिए थे, क्योंकि सीखने की इच्छा शुरू से अंदर बहुत ज्यादा थी। ड्रीम्स थे, ड्रीम मैं शुरू से देखता था कि मेरे को लाखों रुपए आएंगे, मैं कार लूंगा, ये सब करूंगा। तो इसलिए मैं वहां पर बहुत सारे काम सीख चुका था। लाइक दैट, अगर वहां पर किसी दिन अकाउंटेंट नहीं आया तो उस दिन मैं अकाउंटेंट वहां पर होता था, बैंक वगैरह के सारे काम मैं करता था। एडमिन नहीं आता था तो एडमिन मैं होता था। मैकेनिकल स्टाफ नहीं आता था तो इंचार्ज नहीं आता तो मैं मैकेनिकल संभालता था। ड्राइवर नहीं आता तो मैं गाड़ी भी चलाता था। मुझे कार चलाना, मुझे ड्राइविंग करना बहुत अच्छा लगता है और ड्राइविंग मैंने उस कंपनी में ही सीखी थी। अब इसकी वजह से हुआ क्या दोस्तों, मुझे ऐसा लगने लगा था कि इस पूरी कंपनी को मैंने संभाला हुआ है, मैं ही चला रहा हूँ, क्योंकि जो भी छुट्टी करता है, जो भी डिपार्टमेंट वाला बंदा नहीं आता वो मैं कर लेता हूँ, तो सारे काम मैं ही करता हूँ। तो इस बार जो इंक्रीमेंट होगा ना वो सबसे ज्यादा मेरा होगा।
और मैंने एक पिक्चर बनानी शुरू कर दी कि अगर ये इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा मेरा नहीं हुआ, इन्होंने कम किया, तो मैं ड्यूटी जाना बंद कर दूंगा। ड्यूटी जाना बंद करूंगा तो एडमिन का फोन आएगा, मैं जाऊंगा नहीं, फिर बॉस का फोन आएगा, मैं तब मिलने जाऊंगा, फिर अपनी बात वहां पर रखूंगा, वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। दोस्तों ये पिक्चर मैं करीब 8-10 महीने पहले से हर वक्त अपने माइंड में सोचता रहता था। तब तक मैं सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं जानता था। अब दोस्तों, जैसा कि हम में से कई लोग जान चुके हैं कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या होता है, और जो बात सबकॉन्शियस माइंड में बार बार आप सोचते रहेंगे, वही हकीकत होने वाली है। तो सच में मैं वहां पर बहुत मेहनती और ईमानदार था उस कंपनी के अंदर, बट उसके बावजूद मेरा इंक्रीमेंट जब हुआ तो सबके 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए बढ़े, बट मेरे केवल 500 रुपए बढ़े। जिसकी वजह से फिर वही हुआ, क्योंकि मैं सोचता ही था कि अगर इंक्रीमेंट सबसे मेरा कम होगा तो मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा, मैंने ड्यूटी जाना बंद कर दिया। एडमिन का फोन आया, फिर उन्होंने बॉस के साथ मीटिंग रखी, मैंने बॉस से मीटिंग करी, बॉस को अपनी बातें रखी, उन्होंने डिनाई कर दिया, मेरी किसी बात को उन्होंने नहीं माना और मैंने जॉब को छोड़ दिया। अब एक चीज आप ये समझिए यहाँ पर कि जो हम दिल से सोचते चाहते हैं वही सेम टू सेम होता है। ये बाद में समझ में आया जब मैंने हम सभी के ग्रेट गुरु, हम सभी के मेंटर, हम सभी के टीचर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर का सक्सेस बाय चॉइस प्रोग्राम अटेंड किया। तो वहां समझ में आया कि मैं जब सबसे ज्यादा मेहनती था, सबसे ज्यादा काबिल था, फिर भी मेरा इंक्रीमेंट ज्यादा क्यों नहीं हुआ था और मेरी जॉब क्यों छूट गई। बट कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और एक चीज और सर ने वहां पर बताई थी एसबीसी में, जिस चीज को हम दिल से पसंद नहीं करेंगे वो हमारी लाइफ से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों जिन्हें भी आप चाहते हैं, चाहे वो रिलेशंस हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो दोस्त हैं, उन्हें कभी भी उनसे निराश या नाराज मत होइएगा, उन्हें हमेशा चाहते रहिएगा, वरना वो आपकी लाइफ से अलग हो जाएंगे। दूसरा, माइंड में हमेशा वही चीज सोचते रहिए जो आपको चाहिए, वरना जैसे मैं चाहता तो ये था कि मेरा इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा हो, पर मन में हमेशा यही चलता रहता था कि अगर सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा, जॉब छोड़ दूंगा और वही सब कुछ होने लगेगा। तो ऐसा आप भी तो नहीं कर रहे गलती से। मेरे नेटवर्क में भी कई लोग हैं, कई बार वो जब ये बात करते हैं कि सर मैं 6 महीने करके देखूंगा, अगर 6 महीने में मैं क्राउन नहीं बनाना तो मैं बिजनेस छोड़ दूंगा। मैं उसमें समझाता हूँ अपनी स्टोरी के माध्यम से कि भाई मेरी भी जॉब ही छूट गई थी, तेरा भी वेस्टेज ही छूटेगा फिर। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए आप कि 6 महीने में क्राउन नहीं बने तो छोड़ दूंगा या इनकम नहीं हुई तो छोड़ दूंगा, ऐसा मत सोचो। बस ये फोकस करो कि यार इतने महीने में मुझे इस पे चेक पे, इस टारगेट पे पहुंचना है बस, नहीं तो वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। खैर, उसके बाद वो जॉब छूट गई दोस्तों। उसके बाद मैंने सोचा कि अब इस कंपनी को फुल टाइम करने का मौका मिलेगा और अब मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। मैंने काम करना शुरू किया, मेरे ख्याल से 2 महीने भी नहीं बीते थे, वो कंपनी बंद हो गई। अब वो कंपनी बंद हो गई तो अब ना हम घर के रहे ना इधर के रहे, यानी ना जॉब रही ना कंपनी रही। तो इस प्रकार से बेरोजगार हो गया मैं पूरी तरीके से, लेकिन मानसर का साथ मेरे साथ बना रहा। तब मैंने उस समय कंपनी तो वो बंद हो गई थी। फिर राजीव शर्मा सर को आप सभी लोग जानते हैं, ग्रो रिच पार्टनर्स में से एक हैं और वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे टीचर वो भी मेरे रहे हैं। उन्होंने मुझे फिर रिलायंस, उस समय रिलायंस में जॉब करते थे, तो उन्होंने मुझे रिलायंस इंश्योरेंस का एडवाइजर बना दिया। तो 2 साल सर के साथ मैंने रिलायंस में काम किया। जॉब में मेरी हाईएस्ट सैलरी जो 3000 रुपए से शुरू हुई थी दोस्तों, वो 9000 रुपए थी। यानी लास्ट जो मेरा 500 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, मेरी सैलरी 9000 रुपए हो गई थी। और इसके बाद जब मैंने रिलायंस में काम करना शुरू किया तो पहले ही महीने मैंने बहुत सारे बीमे किए, उसकी वजह से मुझे 25,000 रुपए आए। उसके बाद थोड़े बहुत पैसे आते रहते थे, बीमे करता रहता था। लेकिन वहां पर भी एक चैलेंज रहता था कि हम जब बीमा बताने जाते थे तो हमें ये बताना पड़ता था कि सर आप ये बीमा करा लो, क्योंकि अगर लेकिन आप मर गए नहीं बोल सकते, नहीं तो जिसके घर में बैठे हो भाई साहब मारेगा और भगा देगा पकड़ के। अच्छा, मेरे घर में बैठ के बोल रहा मैं मर गया, तो वो बड़ा डर लगता था। तो कई बार वो बात अपने ऊपर लेके बोलनी पड़ती थी, या फिर ऐसा बोलना पड़ता था कि मान लीजिए एक मिस्टर राम है, उन्होंने बीमा कराया और वो मर गए, तो उनके परिवार को 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। यानी हमें वहां ये बताना पड़ता था कि अगर मर गए तो पैसे मिलेंगे, इसलिए बीमा करा लीजिए। अच्छा, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे लोग जब बीमा कराने के लिए राजी भी हो जाते थे, तो वो बोलते थे सर डिस्काउंट कितना दोगे। LIC वाले 50% दे रहे हैं। अरे भाई, तू 20,000 रुपए का बीमा कराएगा, 10,000 तुझे वापस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा भाई? मैं क्यों फिर बीमा कर रहा हूँ, तेरे चक्कर लगा रहा हूँ, इतने दिन से तुझे फोन कर रहा हूँ, तुझे प्लान से पॉलिसी समझा रहा हूँ, तेरा फॉर्म साइन कराऊंगा, वहां जमा करने जाऊंगा, फिर जिंदगी भर तेरी प्रीमियम जमा करूंगा, तो मैं किस लिए काम कर रहा हूँ? 50% तो मिलता भी नहीं है यार। आप में से जितने लोग इंश्योरेंस में, उन्हें भी अच्छे से मालूम है। लेकिन वो एक ही बात वो आती थी कि वो SBI और LIC वाले तो दे रहे हैं, जब दोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो इस प्रकार से बीमे भी आसानी से नहीं होते थे। तो लेकिन वही है कि जब जहाँ चाह वहां रहा। उसके बाद वेस्टीज लाइफ में आया। और एक चीज मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगा दोस्तों आपको, मान सर ने, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे और नेक इंसान है, तो उन्होंने क्या करा था कि मेरे से जो एग्जिस्टिंग कंपनी में मेरे जो अपलाइन थे ना, वो सर के बहुत ही नजदीकी दोस्त थे, लेकिन वो उस कंपनी को पहले ही छोड़ चुके थे। लेकिन मान सर ने फिर भी मुझसे पहले उन्हें उस वेस्टीज का प्लान दिखाया।
2 लोग थे वो, उन दोनों ने ही वेस्टीज करने से मना कर दिया। लेकिन जैसे उन्होंने मुझे बताया, मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा था। मैंने उनको ये बोला, सर मैं बाली सर को नहीं जानता, वेस्टीज को नहीं जानता, और पता नहीं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि मेरे कहने से कोई ये दवाई गोली लेगा। उस समय मैं भी दवाई गोली समझता था स्पिरुलिना नोनी को। लेकिन सर मुझे पता है कि आप बता रहे हैं और आपने स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा होगा, तो मेरा फॉर्म जरूर भरवा दीजिए। तो मेरा फॉर्म भरा गया, मैंने वेस्टीज करना शुरू किया, और इस तरीके से मेरी वेस्टीज बिजनेस में शुरुआत हुई। हालांकि जो मेरे पहले 2 अपलाइन थे जिन्होंने मना कर दिया था, बाद में उन्होंने भी ज्वाइन किया। और यहाँ पर अब मैसेज आपके लिए क्या है कि वो लोग ये बोलते थे कि अगर धर्मेंद्र हमारा अच्छा दोस्त था तो क्या जबरदस्ती फार्म नहीं भर सकता था। अभी भी गलती वो मान करके बताते हैं कि अभी जब फॉर्म ज्वाइनिंग तो फ्री की थी वेस्टेज में शुरू से ही, तो जब हमने मना भी कर दिया था तो धर्मेंद्र जो हमारा इतना ही ध्यान रखता था तो फ्री में ही फार्म भरने तो भर देता, वो क्यों नहीं भरा हमने। लेकिन उन्होंने देखा कि हाँ, मैं उस कंपनी में बिल्कुल भी सफल नहीं था और यहाँ पर मेरी ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी, तो उन्होंने बाद में ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया। अभी वो लोग भी काम कर रहे हैं वेस्टीज में, अच्छे अच्छे लेवल्स पर है, इनकम भी है। और दोस्तों उसके बाद अब जब वेस्टीज का सफर हुआ शुरू हुआ, तो जो मेरा दोस्त जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर आया था, क्योंकि मेरा एकमात्र पक्का वाला अच्छा वाला दोस्त वही था, तो मैं उसके पास गया। लेकिन उसने वही बोला कि भाई मैं नेटवर्किंग छोड़ चुका हूँ, मैं नहीं करूंगा, मैं LIC का एजेंट भी बन गया हूँ, ड्यूटी भी करता हूँ, टाइम नहीं है। लेकिन मेरे कहने से उसने सिर्फ फॉर्म भर दिया, 1000 रुपए का सामान लिया, अपना घर बैठ गया। मेरे एक और पड़ोस में दिलीप गुप्ता जी हैं, मैं पड़ोस में उनकी दुकान है, गिफ्ट शॉप है, कॉस्मेटिक की गिफ्ट गैलरी है। उनको बताया, उन्होंने भी सिर्फ फॉर्म भरा और अपने घर बैठ गए। रिश्तेदार मैं पहले ही बता चुका हूँ, ना मेरे पापा के भाई बहन थे, ना मेरे भाई बहन है, तो रिश्तेदार तो थे ही नहीं। पड़ोस में जो लोग हैं उन्हें कुछ को बताया मैंने, तो उन्हें भी ठीक नहीं लगा या नहीं समझ में आया। वैसे जितने भी पड़ोसी हैं हमारे, हमारा पड़ोस है जहाँ पर मैं रहता हूँ, सभी लोग एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। इवन गांव तक लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, सबके दूसरे घर घर आना जाना भी है, सब कुछ है। बट हाँ, लेकिन वेस्टीज की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में उन्होंने मेरे साथ इतना ज्यादा नहीं दिया, नहीं ठीक लगता उन्हें, एक अलग बात है, अपनी अपनी पसंद है। सभी को पेप्सोडेंट पसंद नहीं आता ना सभी को पार्ले जी पसंद आता है। तो हमें कभी भी किसी से नाराज नहीं होना, निराश नहीं होना है। तो इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए मैंने भी आगे बढ़ा। अब उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि एक मीटिंग में जाने का मौका मिला। अब क्योंकि मान सर के साथ बात करके प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे आए। एक प्रोडक्ट का टेस्टिमोनी शेयर करना चाहूंगा कि मुझे 1999 से एक प्रॉब्लम रहती थी, जुकाम। मुझे हमेशा जुकाम रहता था, अगर थोड़ी सी भी धूल आई तो छींक आनी शुरू हो जाती थी, ठंडा पानी गर्म पानी पी लिया तो जी छींक आनी चालू हो जाएगी, नाक में लाल हो जाएगी, छींकते छींकते परेशान हो जाता था। इस तरह का उसका ये जुकाम मुझे रहता था। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, सब कुछ टेस्ट वेस्ट करा लिए, कोई इलाज नहीं मिला। फाइनली डॉक्टर्स ने ये बोला, ENT वालों ने, कि जी आपकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है और ऑपरेशन ही इसका इलाज है और कोई इलाज नहीं है। पर दोस्तों आप यकीन मानिए, जब मैं वेस्टीज में आया, मैंने मान सर को बताया, हालांकि वो पहले से भी जानते थे कि मेरे को छींक आने की प्रॉब्लम रहती थी, तो उन्होंने वेस्टीज का स्पिरुलिना, नोनी और कोलेस्ट्रम सजेस्ट किया। ये 3 प्रोडक्ट मैंने खाने शुरू किए। मात्र 1.5 महीने बाद मेरी वो बढ़ी हुई हड्डी कहाँ चली गई आज तक पता नहीं, आज तक मिली भी नहीं खाएं। अब मैं चाहे ठंडे पानी में नहाऊं, चाहे गर्म पानी में नहाऊं, ठंडा पानी पीऊं, चाहे गर्म पीऊं, AC में रहूं, चाहे धूप में रहूं, धूल में हूं, चाहे आंधी में हूं, मुझे कोई जुकाम वगैरह नहीं होता। इतने शानदार प्रोडक्ट के रिजल्ट आए। मैंने कहा सर प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत शानदार हैं, अब बताइए काम कैसे करना है। तो उन्होंने बोला कि हर संडे को ITO पे एक मीटिंग होती है इस कंपनी की, वहां पर जाना है, वहां से सीखना है और जिसे भी जानते हो उसे बताना है। अब जानते किसे हैं भाई, दोस्त को जानते थे, वो मना कर, उनने फार्म भर के छुटकारा पा लिया। पड़ोसी कर नहीं रहे, रिश्तेदार है नहीं, और एक और दुकानदार टाइप का, उसने भी मना कर दिया। अब मुझे सोच के बताओ, मैं स्पेशली उन लोगों को बताना चाहूंगा जो लोग कहते हैं हमारे लोग खत्म हो गए। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे तो लोग थे ही नहीं, वो तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए थे। आपके तो अब जाके खत्म हुए शायद। लेकिन फिर भी क्योंकि चाहत मेरी थी, सपने मेरे थे, ड्रीम्स मेरे थे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मेरा वाई क्लियर था। मैं नहीं चाहता था कि जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में मेरे पापा ने जीवन बिताया वो उस स्थिति में ही रहे, मुझे उनके लिए कुछ करना था। मैं नहीं चाहता था कि जैसे पापा की आधी सैलरी, आधा महीना आते आते सैलरी खत्म हो जाती थी, पड़ोसी से उधार मांग कर लाना पड़ता था, पैसे मांगने पड़ते थे, वैसे हम जाऊं फ्रंट और बहुत सारा ऐसा कुछ कर पाऊं। लोगों की मदद मुझे बहुत अच्छा है, लोगों की मदद करने के लिए पैसे चाहिए थे। तो ये सारे जो ड्रीम्स थे इसके अलावा मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, बचपन से मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो सबके लिए पैसा चाहिए था। अब जॉब मेरी छूट चुकी है, इसके अलावा जितना मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, इंग्लिश है नहीं, मैथ आती नहीं है, 33% से पास हुआ हूँ, मुझे इतनी अच्छी नौकरी कौन देने वाला है। तो एकमात्र रास्ता था मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग। इसलिए मैंने फिर उसको और शिद्दत से सोचा और चाहा। तो मुझे याद आया कि जो एग्जिस्टिंग मेरी कंपनी थी, वहां पर एक व्यक्ति DLCP चलाते थे, जैसे हमारे यहाँ DLCP होता है, ऐसे उस कंपनी का भी, उसे याद नहीं मुझे क्या बोलते थे,
तो वो डीएलसीपी मान लीजिए, उनको मैंने फोन किया कि सर और आजकल क्या कर रहे हो, तो वो बात सुनते ही समझ गए। उन्होंने बोला कि भाई साहब बहुत बढ़िया, सब ठीक है, अगर कंपनी की बात हो ना तो मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब छोड़ चुका हूँ, और वैसे घर आपका आप कभी भी आ सकते हो। अब आप सोचिए कि एक ही व्यक्ति से उम्मीद थी, उसने भी ऐसा बोल दिया। लेकिन फिर भी क्योंकि वो उन्हें नहीं करना था, मुझे करना था, सपने मेरे थे, ड्रीम्स मेरे थे, तो मैं उनके घर पर गया और जैसे तैसे उन्होंने मैं बड़ी मुश्किल से प्लान को देखा, बट काम करना शुरू किया। अब मैं बताना दोस्तों ये चाहूंगा आपको, फिर एक आईटीओ के सेमिनार में जाने का मौका मिला। वहां पर हम लोगों ने पहली बार सिद्धार्थ सर को देखा, और उनको देख करके उनके जो पे आउट के स्टेटमेंट्स देखे, तो उसकी वजह से इतना ज्यादा मोटिवेट हुए। उनका उस समय जनवरी 2012 का पे आउट था 20 लाख कुछ हजार रुपए। तो इतना ज्यादा उनकी एक इनकम स्टेटमेंट होती थी, वो प्रेजेंटेशन फाइल हम सबके पास भी थी, आशीष जी आपको याद होगा, हम सब उसे लेके ही लोगों को दिखाया करते थे। सर के पास ही मर्सिडीज थी, तो उससे बड़ा मोटिवेट होते थे यार। 20 लाख रुपए, भाई साहब अगर 1 लाख भी आ गए ना तो वही बहुत है यार। 1 लाख छोड़ो, 9,000 रुपए कमाने वाला बंदा था मैं, तो 20,000 भी आ जाते हैं ना, मैं तो उसमें खुश हो जाता। तो इस सोच के साथ काम करना शुरू किया दोस्तों। लोग मना करते रहे, लेकिन हमने लोगों को ढूंढा, यहाँ वहां से जैसे तैसे उन्हें बताना शुरू किया। पहले महीने का पे आउट मेरा आया था सर 238 रुपए। इसके बाद जब मैं प्रोग्राम, हाँ फास्ट रेट हुआ था मेरा, और जब मैं आईटीओ के सेमिनार में गया तो वहां पर एक व्यक्ति आए हुए थे जो उड़ीसा से थे। तो जब वो उन्होंने सेमिनार किया था ना, सक्सेस सेमिनार, तो वो हिंदी अच्छे से नहीं जानते थे, तो बहुत ही टूटी फूटी हिंदी बोल रहे थे, लेकिन उनकी इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा थी, जहां तक मुझे याद है 2.5 लाख रुपए के आसपास थी। तो यार वहां पर समझ में ये आया था कि भाई इस बंदे को हिंदी नहीं आती, 2.5 लाख रुपए महीना कमाता है, और मुझे तो हिंदी बहुत अच्छी आती है, यानी कि भाई मैं पक्का यहाँ पे कमा लूंगा, 2.5 लाख तक तो पहुंच ही रहूंगा। तो इस भरोसे के साथ आया। और कई लोगों को हम देखते हैं कि वो मीटिंग में आते हैं, अरे सर आज वो पता नहीं कौन मीटिंग करने आया था, उसकी बात ही समझ में नहीं आई। अरे सर आज मीटिंग करने गए थे, वो पता नहीं क्या बोल रहे थे, वो समझ में ही नहीं आया। अरे भाई उसे छोड़ो, वो बिना उसकी बात समझ नहीं आ रही, तब भी वो कितने कमा रहा है ये देखो, और आपको तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, दैट मीन्स आप बहुत ज्यादा कमाओगे। ये बात मुझे वहां पर समझ में आई। साथ में एक चीज ने मुझे वहां पर और अट्रैक्ट किया, जो मेरी लाइफ में पहली बार हुआ था, कि जब वहां पर मैंने देखा कि जो भी लोग डायरेक्टर बन रहे हैं, ब्रॉन्ज बन रहे हैं, या उससे ऊपर के लेवल के बन रहे हैं, उनका नाम लेके स्टेज पे बुलाया जा रहा है, और 300-400 लोग बैठे हैं उनके लिए तालियां बजा रहे हैं भाई साहब, और वो स्टेज पे अपना नाम बोल रहा है, उसे माला पहना रहे हैं। ये मेरे लिए बिल्कुल लाइफ में पहली बार हुआ था, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम कुछ भी मैंने पहले सिर्फ टीवी पे फिल्म फेयर फेस्टिवल वगैरह में देखा था। तो मुझे भी ये अंदर से एक और नया ड्रीम पैदा हो गया कि भाई साहब डायरेक्टर बनना है जल्दी से, ताकि मैं भी स्टेज, मेरा नाम लेके स्टेज पे बुलाएंगे और मैं जाऊंगा, सब मेरे लिए तालियां बजाएंगे। तो इसलिए मैंने और तेजी से काम करना शुरू किया दोस्तों। और तीसरे महीने यानी कि 15 मार्च 2012 की मेरी ज्वाइनिंग है। अप्रैल और मई मई में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया था। 13,942 रुपए का मेरा पे आउट आया था। अब जब मेरा ये तीसरे महीने का पे आउट आया, तो जिस दोस्त ने मुझे मना करा था, सिर्फ फॉर्म भरा था ना, उसने मेरे को बोला ये इनकम देखने के बाद, क्योंकि उसे वहां पर लगभग 13 साल हो चुके थे, और उसकी इनकम वहां पर 13 साल में 15,000 रुपए हुई थी। पर मेरे पास यहाँ तीसरे महीने ही 14,000 रुपए आ गए थे। तो उसने अब वो बोला कि भाई ये बताओ काम कैसे करना है, और मुझे भी बता दो, मेरे को काम करना है। अभी वो दोस्त, उन दोस्त आप लोग जानते भी है, उनका नाम पूरन शर्मा है, वेस्टेज में क्राउन डायरेक्टर हैं, बलिनो कार चला रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम है, 4 बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। जिन व्यक्ति ने मुझे ये बोला था कि मेरे घर पर मत आना अगर कंपनी की बात हो, वो मिस्टर राजपाल सिंह हैं। उनको भी आप में से कई लोग जानते हैं। स्विफ्ट डिजायर कार चला रहे हैं, क्राउन डायरेक्टर का लेवल है, 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है, 3 बार विदेश यात्राएं कर चुके हैं। तो इसके अलावा जो दिलीप गुप्ता जी मेरे पड़ोस में, जिन्होंने शुरू में फॉर्म भरा था, अभी 4 साल पहले से उन्होंने भी, सॉरी 3 साल पहले से उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया है। 40,000 रुपए की लगभग इनकम है, अपने बिजनेस को संभालते हुए पार्ट टाइम करते हैं, और एक बार वो भी विदेश जा चुके हैं। तो मैं बताना ये चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि जब हमारे सपने हैं तो हम काम करते रहते हैं, तो जो लोग अभी मना कर रहे हैं ना, वो भी बाद में हमारे साथ आकर के काम करने वाले हैं। तो दोस्तों जो सफर 238 रुपए से शुरू हुआ था, वो अब 3 लाख रुपए महीने में बदल चुका है। और जहां मेरे पास पापा की सिर्फ साइकिल हुआ करती थी, बाद में मैंने एक बाइक भी ली थी, और उसके बाद मैंने एक i10 कार ली, 6,34,000 रुपए की मैंने ली थी, वो 16 फरवरी 2015 में ली थी। उसके अलावा भी लास्ट ईयर 24 अक्टूबर 2019 धनतेरस वाले दिन मैंने अपने लिए ऑन रोड मुझे पड़ी है वो 50 लाख रुपए की XC40 वॉल्वो, और बहुत ही शानदार कार है दोस्तों। कभी मौका मिलेगा तो आप मेरे साथ कार पे ड्राइव पे चलिएगा। इतनी शानदार कार है ना कि बस मजा ही आ जाता है उसमें बैठ करके। और उसके अंदर जो ऑटो पायलट फीचर है, यानी आप कार के अंदर बैठे हैं, हाईवे पर हैं, 2 बटन दबाइए, कार अपने आप चलना शुरू हो जाएगी। ब्रेक ब्रेक पे से पैर हटा लो, स्टेयरिंग भी छोड़ दो, स्टेयरिंग भी अपने आप घूमेगा, लेफ्ट राइट अपने आप टर्न होगा, आगे कुछ आ जाएगा तो ब्रेक भी अपने आप लेगी, वो हट जाएगा तो स्पीड भी अपने आप बढ़ेगी। तो ये जो फीचर है ना, इतना कमाल का है कि बस पैसे वसूल हो जाते हैं। मतलब मजा आता है कि यार कार सही में कार खरीदी है, और अच्छा करा नेटवर्क मार्केटिंग को चुना और वेस्टीज को चुना। इसके अलावा दोस्तों मैं
जहाँ हम लोग हर महीने पहले पापा के साथ सिर्फ वृंदावन घूमने जाते थे या कभी कभी हरिद्वार जाते थे, अभी मैं 5 देशों की यात्राएं कर चुका हूँ। तो ये रहा सर दोस्तों मेरी जो जर्नी है, इसमें इस प्रकार से रहा सारा का सारा ये, जो कि आप समझ सकते हैं कि एक बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हुआ लड़का, जो कि स्लम जो एरिया में रहता था, पहले पढ़ाई लिखाई की भी आपने सारी जान ली, लोग नहीं थे फिर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ तक मैं पहुंच पाया हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी। और जी हाँ, आशीष जी यहाँ Yes. से अभी हमारे पास टाइम है ना हमारे पास? हाँ हाँ, टाइम है। जी सर, मैं एक बार पीपीटी 1 मिनट सर्च कर लेता हूँ। 1 मिनट सर, हम्म। एक छोटी सी ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा सर। शेयर हो रहा है? करण जी, आवाज आ रहा है? एक सेकंड करण जी। हाँ सर, आवाज आ रही है, मुझे आ रही है। आ रही है? हाँ सर, आ रही है। शेयर एक हो रहा सेकंड। है? ठीक है, ठीक है। कुछ ऐसा करे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज आपको और याद दिलाना चाहूंगा। मैंने अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का जिक्र किया था आपके सामने, सक्सेस बाय चॉइस। ये हम लोगों ने शिमला में अटेंड किया था। आशीष जी को याद होगा, यस आशीष सर यस भी थे वहां पर। यस। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा सर, उस सक्सेस बाय चॉइस ने हम सभी की लाइफ को चेंज कर दिया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, लगभग 90 के आसपास वहां पर लोग गए थे। और जहां तक मैं याद है, या कुछ दिन पहले मेरी और भी जो हमारे साथी हैं, जैसे विश्वाल सर हैं, प्रीतम सर हैं, और उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो उसमें याद था, हमने बात कर रहे थे कि जितने भी लोग सक्सेस बाय चॉइस उस समय गए थे शिमला, आज उनमें से 90 में से शायद 80 से ज्यादा लोगों के पास लग्जरी कारें भी हैं, 1 लाख रुपए से ज्यादा अच्छी इनकम भी है, अच्छे अच्छे घरों में सब रह रहे हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पर एक मैसेज आपको ये देना चाहूंगा कि जब भी आपको लाइफ में मौका मिले, सिद्धार्थ सर का सक्सेस बाय चॉइस प्रोग्राम जरूर अटेंड करना, किसी भी हाल में उसे मिस मत करना। क्योंकि वो ही एक ऐसा प्रोग्राम था जिसने हम सभी की लाइफ को, सोचने के तरीके को चेंज किया। और अभी मैं एक छोटी सा एग्जांपल और बताना चाहूंगा दोस्तों। जब मैं वोल्वो कार लेना चाहता था, तो मैंने वोल्वो कार के लिए अभी अक्टूबर से पिछली बार, मतलब 1 साल पहले ही उसके लिए पैसे जमा कर दिए थे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसलिए बताना चाहूंगा सर मैं आपको। वॉल्वो लेने से 1 साल पहले मैंने उसका जो बुकिंग अमाउंट है वो जमा कर दिया था। बट सब कुछ आईटीआर ओके, इनकम ओके, सब कुछ ओके, सिविल एकदम परफेक्ट। पता नहीं क्यों वो मेरा केस फाइनल नहीं हो रहा था, यानी कि लोन नहीं हो रहा था, और कार आ नहीं पा रही थी। और उसके लिए कई बार प्रयास करने के बावजूद वो कहीं ना कहीं बार बार केस अटक जाता था, और समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि मैं उत्तराखंड गया हुआ था, वहाँ पे लगभग 1 हफ्ते के लिए, वहाँ की 1 हफ्ते की अपनी जर्नी करके बिजनेस के रिगार्डिंग गया था। जब वापस आया तो वैसे नॉर्मली मैं उस समय तक फेसबुक ज्यादा यूज नहीं करता था, कभी कभार ही खोलता था। लेकिन उस दिन जब मैं वहां से वापस आया तो पता नहीं क्यों मेरा ऐसे मन किया, और मैं सुबह सुबह मैंने फेसबुक खोला। जब फेसबुक ओपन किया तो उसमें एक दिनेश शर्मा जी की पोस्ट पड़ी हुई थी कि लखनऊ में सक्सेस बाय चॉइस है। और भाई साहब, वो 3 दिन पुरानी पोस्ट थी। मैंने तुरंत दिनेश शर्मा जी को फोन किया और मैंने बोला, सर इस प्रोग्राम को तो मुझे अटेंड करना है। उन्होंने बोला, सर अब 3 दिन बाद जाग रहे हो, ये तो 3 दिन पुरानी पोस्ट है, सीटें खत्म हो गई। मैंने कहा, सर कैसे भी करके थोड़ी सी सीटें दे दो। मैं उत्तराखंड में था, वहाँ नेटवर्क इशू थे, इसलिए मैं देख नहीं पाया, प्लीज आप करिए। तो उन्होंने, खैर मैं बहुत बहुत थैंकफुल उनका, उन्होंने मेरी हेल्प की और मुझे उन्होंने वहां पर 12 सीटें अरेंज कराई और मैं वहां पर गया।
अब दोस्तों यकीन मानिए, जब दोबारा से मैं सक्सेस बाय चॉइस लखनऊ गया था, शायद अगस्त की बात है वो, उस समय 2019 में। अब आप देखिए कि मैं वहां पर दोबारा से सक्सेस बाय चॉइस जाने का मौका मिला, दोबारा से सीखा, सर से मिला, और वहां से वापस आते ही मेरा लोन अपने आप हो गया और मेरी वॉल्वो आ गई। और वॉल्वो वालों ने जब मेरी पहले बुकिंग अमाउंट दिया हुआ था, तब भी वो मुझे बोल रहे थे कि सर आपका भी लोन नहीं हो पा रहा है, तो एक काम करो, आप बुकिंग अमाउंट वापस ले लो, क्योंकि हमें भी फाइनेंशियल जो है वो डीजल वगैरह कंप्लीट करने होते हैं। बट मैंने उनको यही बोला था कि सर मैंने वॉल्वो लेने के लिए बुकिंग अमाउंट दिया, वापस लेने के लिए नहीं, अब तो कार लेके ही जाऊंगा। तो इस बात के लिए उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा। और जब मैंने कार ली थी, तो उनके जो जोनल मैनेजर हैं वो भी मेरे से मिलने आए थे कि यार मेरे को भी मिलना है कि ऐसा व्यक्ति कौन है जिसे इतना भरोसा था, जिसने 1 साल तक भी अपना बुकिंग अमाउंट वापस नहीं लिया। तो दोस्तों ये सब हो पाया सक्सेस बाय चॉइस और सिद्धार्थ सर की वजह से। हमेशा मैं उनको नमन करता हूँ, हम सभी के गुरु हैं वो, और उनको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ये मौका मिले आप जरूर अटेंड कीजिएगा। एक छोटी सी ट्रेनिंग मैं यहाँ पर आपके लिए करना चाहूंगा सर, और मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज आप देखिएगा। स्क्रीन स्क्रीन ये रहा, स्टार्ट। करण जी लॉग आउट हो गए, कोई बात नहीं, अभी दोबारा से लॉगिन हो जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए अभी। मनीष मुझे सुन पा रहे हो? हेलो, यस सर। सॉरी सर, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था किसी वजह से, पता नहीं कैसे। आशीष जी मेरी आवाज आ रही है अब? और यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो, जी सर, आवाज आ रही है सर। अगर और कोई लीडर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। मुझे तो लग रहा है कि मेरी वॉइस आ रही है। नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, जी सुन सर, पा आवाज रहा आ रही है। आशीष सर क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हूँ। यस यस सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, बोलिए बोलिए। हेलो आशीष सर, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हाँ हैं? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आप बोलिए बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रहा नहीं आ रहा? आवाज आ रही करण जी आपकी? करण जी आ रही है, आवाज आ रही है, आप बोलिए। शायद करण जी को हमारी आवाज नहीं जा रही मेरे ख्याल से। अच्छा करण जी ऑडियो चेक कर लीजिए अपना। ये सभी अनम्यूट करके आपको ऑडियो ऑडियो चेक कर लीजिए। सर मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ बिल्कुल आ रही है। आशीष जी आप दिख रहे हैं, पर मेरी आवाज, आपकी आवाज मुझे भी नहीं आ रही है। जो कॉल गलत। आवाज आ रही है। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ शायद यस आ यस रही आ है, रही है। मुझे सुनाई नहीं दे रही। प्रीतम सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? यस यस आ रही है। तो करण सर, आपकी आवाज आ रही है सर। ओके सर, मैंने मैसेज आपका पढ़ लिया प्रीतम सर, मेरी आवाज आ रही है तो ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ मैं इसे। हाँ हाँ करिए करिए। मेरे एंड पर किसी वजह से शायद मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, स्क्रीन शेयर किया था मैंने, तभी ये आवाज गायब हो गई थी।
जी सर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन पता कैसे चलेगा आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे? यस, मैं चार्ट में कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, हाँ आशीष जी आवाज आवाज आ रही है सर। आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है ना सर अभी? यस यस, बिल्कुल हो रही है। सर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं एक छोटी सी ट्रेनिंग आप लोगों के लिए करना चाहूंगा सर, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर लिखा हुआ है डू प्रोफेशनली, यानी कि आपको ये जो कहा बिजनेस करना है ये आप बिल्कुल प्रोफेशनली करना है। इस तरीके से नहीं करना कि चलो करके देखते हैं। अब करके देखते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि क्रिकेट मैंने भी बचपन से बहुत खेला है, और हमारे प्रीतम सर, विश्वाल जी, आशीष जी, हम सब ने बहुत खेला है। बट क्या हम मतलब क्रिकेट हमने भी खेला है, और एक क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जी ने या विराट कोहली जी ने भी खेला है। तो हमारा क्रिकेट वैसा ही था कि हम ऐसे ही खेलते थे कि ठीक है, मतलब अपने शौक के लिए खेलते थे, बट वो लोग अपने ड्रीम्स के लिए खेलते थे। इसलिए आज सचिन जी क्रिकेट के भगवान बन गए, और विराट कोहली जी इंडियन टीम के कप्तान बन गए, और बहुत सारा पैसा वो वहां पर कमा रहे हैं। तो वेस्टीज आपको भी प्रोफेशनली करना है, ऐसे ही करके नहीं देखना कि चलो करके देख लेते हैं। और यहाँ पर पहला पॉइंट इसके अंदर है कमिटमेंट फॉर 3 to 5 ईयर। 3 से 5 साल का कमिटमेंट आप लेकर के आइएगा दोस्तों। आपको ये मान करके करना है कि 3 से 5 साल तो मैं करूंगा ही करूंगा, और 100% सफल होके रहूंगा। और इसका बड़ा सिंपल फॉर्मूला आजकल बड़ा प्रचलित है, सभी लोगों को बड़ा ही अच्छा लगता है। पहले साल सीखना है, दूसरे साल सिखाना है, तीसरे साल से कमाना है, और फिर जिंदगी भर उड़ाना है, लुटाना है, कुछ भी कह लीजिए सर। अपने खर्चों पर, अपनी ख्वाहिशों पर, अपनी इच्छाओं पर लुटाइए, दूसरों की मदद करिए, कुछ भी करिए, ये आपको करना है। आप कितने भी होनहार स्टूडेंट हो, कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, खैर मैं कभी अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा, इसलिए मैं इस बात को ज्यादा क्लियर नहीं कर पाऊंगा, बट समझ जाइए कि अगर इस तरह के विद्यार्थी भी आप है ना, कि किताब को एक बार देख लें तो आप पूरी किताब मतलब आपके दिमाग में चली जाती है, रोबोट फिल्म के चिट्ठी की तरह, तब भी आपकी ग्रेजुएशन 3 साल में ही होगी। तो ऐसे ही आपके पास कितना भी किसी कंपनी का तजुर्बा है, कितना भी अपनी फील्ड का तजुर्बा है, कितना भी एक्सपीरियंस है, बट नेटवर्क मार्केटिंग में भी सफल होने के लिए 3 से 5 साल लगेंगे ही लगेंगे। जैसे ग्रेजुएशन में, डॉक्टरी में, एमबीबीएस में, इंजीनियरिंग में, सीए में या एडवोकेट, हर काम में 3, 4, 5, 7 साल लगते ही लगते हैं। ऐसे यहाँ पर भी आपको 3 दिन का बिजनेस नहीं है, 3 महीने का बिजनेस नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है कि 3-4 महीने बाद ही बोलना शुरू कर दें, यार सर कुछ पैसे तो आ नहीं रहे, तुम बोले थे पैसे लाखों रुपए आते हैं, तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो आप याद कीजिए कि जब हमने पढ़ाई शुरू करी, चाहे एमबीबीएस ही बनने जा रहे हैं डॉक्टर, चाहे इंजीनियर बनने जा रहे हैं, क्या वहां पर हमें कुछ इनकम आती है? बल्कि जेब से पैसे लगते हैं, जेब से हॉस्टल लेके रहना पड़ता है, खाना पीना, किताब और खर्चा सब हम करते हैं। तो जैसे वहां पर हम सब्र बनाए रखते हैं, ऐसे हमें यहाँ पर भी बनाए रखना है। सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर आपको एक गुरु जरूर बनाना है, और उनके पास 100% सबमिशन भी करना है। वेस्टीज में जब आप कुछ समय रुकेंगे, कुछ सेमिनार अटेंड करेंगे, कुछ मीटिंग अटेंड करेंगे, कुछ ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, जो बिजनेस में आपको लेकर आए हैं उन्होंने अपने अपलाइनों से आपको जरूर मिलाया होगा, जरूर मिलाएंगे, उनके भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करेंगे। तो जिनका भी काम करने का तरीका, जिनकी भी बातें, जिनका भी व्यवहार आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे, उन्हें आप अपना गुरु बनाइए, अपना मेंटोर बनाइए, और उन्हें 100% सबमिशन कर लीजिए कि गुरुजी मुझे अब चाहिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने की इनकम, मुझे ये वाली कार लेनी है, मुझे ऐसा घर बनाना है, बच्चों को ऐसी एजुकेशन देनी है, ये मेरे ड्रीम है, और मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, और आप जो भी बोलेंगे आप मैं वही करूंगा। 100% सबमिशन का मतलब है, अगर आपके गुरुजी ने बोला कि आज दिन की नहीं, आज ये दिन नहीं रात है, तो आप पूछेंगे नहीं कि नहीं सर आज तो दिन हो रहा है, आपको बिल्कुल रात ही माननी है। इस तरह का जब आप विश्वास करके काम करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। भरोसा आपको करना है, ड्रीम आपके बनाने हैं, और गुरु भी आपको ही बनाना है, लेकिन उसके बाद जो वो मार्गदर्शन करेंगे, जो रास्ता दिखाएंगे, उसके ऊपर आपको ब्लाइंडली यानी ब्लाइंड फेथ करके काम करते चले जाना है, उस पर चलते चले जाना है। फॉलो 7 बेसिक सिस्टम आपको वेस्टीज के पता ही है, वो और आपके अप्लायंस भी आपको मीटिंग्स में बताते रहते हैं, वो मैं नहीं पूरा बता रहा हूँ। बस आपको रोज प्रोडक्ट 100% यूज करने हैं, लोगों के साथ शेयर करने हैं, लिस्ट बनानी है, इनवाइट करना है, शो द प्लान शो करना है, टीम वर्क करना है, और फॉलो अप करना है। ये 7 जो हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के और हमारी वेस्टीज के 7 बेसिक हैं, इन्हें आपको जरूर फॉलो करना है। अगर कभी भी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप ध्यान रखिएगा, आप 7 बेसिक चेक कर लीजिएगा पक्का, या तो आप 7 बेसिक फॉलो नहीं कर रहे हैं, या 7 मिस्टेक में से कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद फर्स्ट लर्न देन अर्न, जैसे कि मैंने बताया था कि पहले हमें सीखना है, और सीखने पे पूरा फोकस करना है, उसके लिए मीटिंग्स में आना है। फिलहाल तो सभी की सभी जूम ऐप पर ही मीटिंग हो रही है, तो इसके अंदर भी कंजूसी नहीं करनी है। थोड़ा सा खर्चा करके अपने घर पर वाईफाई लगा लीजिए, एक अच्छा सा फोन ले लीजिए,
और इसमें भी कंजूसी ना करते हुए, अब कई लोग फोन आते हैं कि सर हमारे जो प्लान है ना फोन का, उसमें 1.5 GB व्यक्ति 10, 15 या 20,000 रुपए की नौकरी करने के लिए भी जब काम करता है ना, तो उसके लिए उसे 12 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। जब 12 साल पढ़ाई करता है, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करता है, तब जाके उसे 10, 15, 20,000 रुपए की नौकरी मिलती है, और वो भी बहुत सारे धक्के खाने के बाद। तो जब 10,000 रुपए की नौकरी के लिए 12 साल सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ तो लाखों रुपए कमाने की बात है, बिना सीखे कैसे हो जाएगा? तो सीखना ज़रूर है। अब आपको डेटा ज़रूर मेंटेन करना है। हम कई बार गलती करते हैं और डेटा मेंटेन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जबकि आप सीखिए, जितने भी सफल लोग हैं, अगर उनसे कोई भी बात करी जाएगी, कभी भी मीटिंग अपॉइंटमेंट लिया जाएगा या उनसे कुछ भी बात करी जाएगी, तो हमेशा उनका एक सेक्रेटरी होता है, या वो खुद अपनी डायरी में देख करके तब बताते हैं। कई बार मैं प्रीतम सर को फ़ोन करता हूँ कि सर आपका टाइम चाहिए, महेश जसवाल सर को फ़ोन करता हूँ, सर आपका टाइम चाहिए, तो हमेशा वो लोग यही बताते हैं कि सर अभी थोड़ा-सा टाइम दीजिए, मैं एक बार अपना डायरी चेक करके, अपना शेड्यूल चेक करके फिर आपको कॉल बैक करता हूँ, और थोड़ी देर बाद कॉल बैक आता है। तो जितने भी सफल लोग हैं, हमेशा वो डेटा मेंटेन करते हैं। अब आपको किस तरह का डेटा मेंटेन करना है वेस्टीज में? प्रोस्पेक्ट, यानी कि जो भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं, जिनको भी हमें मीटिंग दिखानी है या हम दिखा चुके हैं, उनका डेटा मेंटेन करके रखना है, और हमेशा नए प्रोस्पेक्ट को प्रोस्पेक्टिंग करते रहना है, नए-नए लोगों को उसमें ऐड करते रहना है। कंसिस्टेंसी, जी हाँ, आप कंसिस्टेंसी में आपको पता ही होगा, ये आपके अपलाइन बता देंगे, कंसिस्टेंसी में आपके कितने लोग हैं? 60 लोग हैं, 60 पे भी 60 पे भी कंसिस्टेंसी में कितने हैं, 100 पे भी कंसिस्टेंसी में कितने हैं? और आपको डेटा मेंटेन करने के साथ-साथ ये भी लिखते रहना है कि कितने लोग हैं, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा ग्रोथ होती रहनी चाहिए, चाहे हर महीने 10% ही ग्रोथ क्यों ना हो। डिजिटल, आपके कितने लोग हैं जो ज़ूम ऐप चलाना सीख गए हैं? कितने लोगों ने फेसबुक आईडी बना ली है? कितने लोगों ने इंस्टाग्राम आईडी बना ली है? कितने लोग रोज़ाना उस पे एक्टिव रहते हैं? क्योंकि आज के टाइम में जब से कोरोना आया ना दोस्तों, जितने ये डिजिटल हो गया है सब कुछ, यानी वैसे तो पहले भी कोशिश कर रहे थे सब कुछ डिजिटल हो जाए, बट इतना हो नहीं पा रहा था, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो रोज़ाना आपको आधा घंटा जी हाँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा फेसबुक और इंस्टाग्राम को ज़रूर देना है। आपको जो भी, आप जैसे आज आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, या आज या जो भी आपके अप्लायंस ट्रेनिंग करते हैं, जो भी ट्रेनिंग अटेंड करें, उसमें से आपने जो भी सीखा, जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी अच्छा लगा, उसे शेयर ज़रूर करना है। एक बात मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों, कि हमारे साथ जो लोग अभी वेस्टीज नहीं कर रहे हैं ना, यकीन मानिए वो हमसे ज़्यादा वेस्टीज कर रहे हैं। वो डायरेक्टली हमारे साथ अटैच नहीं है, बट वो इनडायरेक्टली आपको नोटिस करते हैं, आपका स्टेटस देखते हैं, आपकी फेसबुक पोस्ट देखते हैं, आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट देखते हैं कि यार ये बंदा जो हमें वेस्टीज बताने आया था या बताता रहता है, ये कितने पैसे कमा रहा है, ये क्या कर रहा है। जैसे कि मेरे जो दोस्त हैं, जब उन्होंने मेरी ग्रोथ देखी तभी तो वो आए। ऐसे ही ये लोग आपको जब ग्रोथ करता हुआ देखेंगे तो आपके साथ आएंगे। तो डिजिटल होना बहुत जरूरी है। तो आपके जितने भी लीडर्स हैं उनकी लिस्ट बनाइए, कितने लोगों ने ये सब चीजें सीख ली हैं। ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना कितना लोगों ने सीख लिया है। ऑनलाइन ऑर्डर करना, ये आज के टाइम में बड़ा जरूरी हो गया है, क्योंकि बहुत जगह प्रोडक्ट लेने नहीं जा पा रहे हैं कोरोना की वजह से। ऑनलाइन ऑर्डर करना है, वो पहुंच गया, उसे ट्रैक कैसे करना है, हम ऑर्डर कर रहे हैं वो जाएगा कैसे, कुरियर मोड में कैसे करना है, ये सब जरूर आपको सीखना भी है और अपनी टीम को सिखाना भी है। इसके अलावा मीटिंग, हमारी सीएनटी, अगर आपके अप्लाइंस जरूर वीकली सीएनटी करते होंगे तो उसमें कितने लोग आते हैं, या डेली सीएनटी कर रहे हैं उसमें कितने लोग आ रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो, आप जैसा कि सर ने बताया, हर सैटरडे को आपके यहाँ सेमिनार होता है, हमारे भी यहाँ हर सैटरडे को वेबिनार होता है। हमारा शाम को 7 बजे होता है। तो उसमें हमारे कितने लोग आए, कितने लोग बढ़ रहे हैं, हमारी टीम में लीडर्स कितने हैं वो हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। कितने लोग हैं जो ब्रॉन्ज हैं, कितने लोग हैं जो प्लान बहुत अच्छा दिखा लेते हैं, कितने लोग जो है ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, कितने लोग कंसिस्टेंसी या जो है सेल बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो ये लीडर की लिस्ट हमें मेंटेन करनी है। फास्ट 8% इस बार हम कितने करने वाले हैं, न्यू अचीवर्स इस बार हम कितने बनाने वाले हैं, ये सारा डेटा जरूर मेंटेन करना है दोस्तों। अगर सफलता चाहिए तो ये काम आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद ऑलवेज गिवर फील हाउ योर लाइफ आफ्टर 3 to 5 ईयर। आपको हमेशा जब बिजनेस कर रहे हैं, किसी को कॉल कर रहे हैं, किसी को मीटिंग में इनवाइट कर रहे हैं, या किसी को सीएनटी दे रहे हैं, किसी को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हमेशा गिवर यानी देने वाला बन करके करना है। सिद्धार्थ सर हमेशा एक बात कहते हैं कि हम जब किसी से बात कर रहे हैं तो जिसकी ऑल आर अबाउट एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वही सामने वाले को समझा पाएगा। तो हमेशा आपको अपनी एनर्जी हाई रखनी है,
आपको हमेशा गिवर बन के रखना है कि यानी आप जिसको बता रहे हो या तो आप उसे अच्छी सेहत प्रोडक्टों को दे करके, अच्छे प्रोडक्ट देके उसकी सेहत जिंदगी भर अच्छी रहेगी ऐसा कुछ मतलब सप्लीमेंट दोगे, या उसे एक ऐसा बिजनेस दोगे जो सिर्फ उसी की नहीं, उसकी लाइफ, उसकी जिंदगी, आने वाली लाइफ तक को, आने वाली पुश्तों तक की जिंदगी को बदल कर रख देगा। तो इस तरीके का आपको हमेशा अपने अंदर एनर्जी रखनी है कि आप कुछ देने जा रहे हैं। जब हम मांगने वाले बन के जाते हैं ना दोस्तों, तो वही हमें संकोच होता है, डर लगता है, पता नहीं यार देगा कि नहीं देगा। मान लो मुझे अभी, मान लो ऐसा लगे कि मुझे किसी से उधार लेना है, तो मुझे तब लगेगा ना कि यार पता नहीं देगा कि नहीं, मना ना कर दे। पर अगर मैं देने गया हूं तो मुझे डर लगेगा क्या? तो हमेशा गिवर बन के रहना है। और आपको माइंड में हमेशा एक चीज रखनी है कि 3 से 5 साल बाद की आपकी जिंदगी कैसी होगी यार। 3 से 5 साल बाद जब लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं, आपकी शानदार वॉल्वो जैसी कार चला रहे हो जो अपने आप चलती है, ऑटोमेटिक चलती है, आप हर 6 महीने बाद विदेश घूमने जा रहे हो, घर के हर रूम में एसी लगा हुआ है, बड़ा सा आपका शानदार बंगला आपने ले लिया है, हर महीने कहीं ना कहीं आप डोमेस्टिक टूर पे घूमने जा रहे हैं, हर साल में फैमिली के साथ टूर पे अलग जाते हैं, वेस्टिज से अलग जाते हैं, यानी कि 3 से 5 साल बाद की जो जिंदगी है ना, आलीशान आपकी शानदार लग्जरी, लोग आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं, लोग आपके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। एक और बहुत जरूरी बात कि अगर आपका नाम कोई गूगल पर भी लिख देना तो आपकी फोटो से पेज भर जाना चाहिए। इस तरीके का लाइफ कैसा रहेगा, इस तरह की जिंदगी कैसी रहेगी। लोग अपने फोन पर, अपने फोन के डेस्कटॉप पर, लैपटॉप के डेस्कटॉप पर आपकी फोटो लगा के रखते हैं, सोचिए कैसा होगा। तो हमेशा इस तरह, इस 3 से 5 साल बाद की लाइफ को फील करते हुए आपको काम करना है। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको 1 से 3 प्लान रोजाना जरूर दिखाने हैं, और अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो 2 से 5 प्लान आपको रोजाना जरूर दिखाने हैं। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ट्रेनिंग का, और हम सभी की लाइफ का। जितने लोग ये काम नहीं करते हैं, हमेशा उन्हें साइड मेंटेनेंस की दिक्कत आती है और बिजनेस को ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो कभी भी ये मिस नहीं करना है, रोजाना प्लान जरूर शो करना है नए लोगों के साथ। जी हाँ। ओके, चलिए दोस्तों, ये जो पार्ट था वो अभी की ट्रेनिंग के लिए मैं इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू करण जी। जी सर। अगर आपके पास समय है तो हम थोड़े से और समय आपसे लेंगे। हाँ सर, जरूर 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 सर, जरूर सर। क्यों समय लेंगे, क्योंकि हमारे काफी नए लोग हैं, नए मेहमान हैं, बहुत सारे उनकी सवाल होंगे और हम चाहेंगे कि वो डायरेक्टली आपसे बात करें, क्योंकि ऐसे मौका बहुत कम मिलता है। और जी सर, जी सर, जी सर, जरूर सर। मैक्सिमम लोग, अभी हमारे जो नए लोग हैं वो इसी दौर से गुजर रहे होंगे जब आप शुरुआत किए थे, और आपकी काफी अच्छे और क्लियर मैसेज लोगों को मिल चुका है। तो मैं अभी चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, और जिन लोगों को भी कोई सवाल पूछना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैट बॉक्स अभी ओपन है, और चैट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए। और हम यस आशीष जी मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है, आ रही है। चलिए, करण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने अपने अनुभवों को और ट्रेनिंग को हमारे साथियों के बीच में रखा। तो बहुत कुछ आज हमें सीखने को मिला आपकी जर्नी से। मैंने पहली बार आपकी जर्नी सुनी है और बहुत अच्छा लगा मुझे सर, बहुत ही इंस्पायरिंग। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आशीष जी, इनका इतना अच्छा खासा अनुभव है, एक बहुत ही सक्सेस टीम के साथ ये जुड़े हुए हैं, उनके बहुत अच्छे अनुभव इनके साथ में हैं। साथ साथ सिद्धार्थ जी को भी बहुत ये बिल्कुल डिटो फॉलो करते हैं उनकी 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 टीचिंग को। तो इनके जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर इनसे ही जवाब लीजिएगा, सो दैट इनके अनुभव हमारे और लोगों को मिल सके। यस यस यस। करण जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं अभी बाहर आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं और महेश जी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आप जल्दी आगे मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू जी आशीष जी। हाँ जी, यार कोई किसी का कोई क्वेरीज है तो आप लिख सकते हैं। ये मनोरंजन कौन फाइल क्यों शेयर कर रहे हैं? एक सेकंड में शेयरिंग बंद करता हूँ। चलिए, और सर अगर कोई सवाल